सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर जो कि है मनी एंड क्रेडिट। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। द यूज ऑफ मनी स्पैन्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ अवर एवरीडे लाइफ। तो रोजाना की हमारी जिंदगी में हम डेली देखें तो हम पैसे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कहीं कुछ सामान लेना हो देना हो तो पैसे का इस्तेमाल हमारा बहुत ज्यादा होता है। Look around you and you would easily be able to identify several transactions involving money in any single day. तो किसी दिन भी आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिए और आसपास अपने देखिए तो आप खुद देखेंगे कि बहुत सारे सौदे हो रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा लेन देन हो रहा है। ट्रांसैक्शन का मतलब सौदा होता है यानी लेन देन। यानी आप एक दिन गौर करिए और देखिए कि कितना चीजों का सौदा हो रहा है, यानी कितनी चीजें ली जा रही हैं, दी जा रही हैं। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ दीज? क्या आप इसकी लिस्ट बना सकते हैं कि क्या आपने खरीदा, क्या आपने बेचा? इन मेनी ऑफ दीज ट्रांसेक्शंस गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। तो बहुत सारे ये जो ट्रांसेक्शंस हो रहे हैं यानी जो सौदे हो रहे हैं, वहां क्या हो रहा है? सामान खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है पैसे की मदद से। यानी पैसा देके सामान खरीदते हैं और पैसा लेके सामान बेचते हैं। इन सम ऑफ दीज ट्रांसेक्शन सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विद द मनी। और बहुत सारे सौदे क्या हो रहे हैं? सर्विसेज एक्सचेंज की जा रही है पैसे की मदद से। अब सर्विस में क्या आएगा? हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा ही था कि सर्विस क्या होती है। जैसे आपको डॉक्टर को दिखाना है, आप बीमार हैं तो डॉक्टर आपका इलाज करेगा, वो सर्विस में आएगा। तो वहां भी आपको पैसा देना पड़ेगा। आपको फोन रिचार्ज कराना है ताकि आप बात कर सकें, इंटरनेट चला सकें, तो वो भी एक सर्विस है। यहां पर भी आपको पैसा देना पड़ रहा है। तो सर्विस में भी मनी का एक्सचेंज होता है। कोई पैसा ले रहा होता है सर्विस देने की वजह से और किसी को सर्विस मिलती है जिसकी वजह से वो पैसा दे रहा होता है। फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट अ प्रॉमिस टू पे मनी लेटर। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि असल में कोई मनी का ट्रांसफर आपको नहीं दिखता, यानी सामान खरीदा और बेचा तो जाता है लेकिन उस समय पैसा नहीं दिया जाता, बल्कि एक प्रॉमिस कर लिया जाता है कि हाँ हम बाद दे देंगे। अक्सर हम उधार लेते हैं ना कि खाते में लिख लेना, बाद में दे देंगे। तो सामान का तो एक्सचेंज हुआ, सामान बेचा भी गया, खरीदा भी गया, लेकिन पैसे के लिए कह दिया कि हम बाद में देंगे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी? क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो सौदे होते हैं, ये जो लेन देन होती है, ये जो खरीदना और बेचना होता है, ये पैसे में क्यों होता है? द रीजन इज सिंपल। सिंपल सा रीजन है, अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट। एक आदमी जिसके पास पैसा है वो बहुत आसानी से सामान का एक्सचेंज कर सकता है, यानी खरीद और बेच सकता है, या कोई सर्विस है जिसको बेच सकता है और खरीद सकता है। तो बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों के लिए आसानी होती है। सिंपल क्या है, पैसे का लेने देने में सामान इधर सुधर हो जाता है। दस एवरीवन प्रेफर्स टू रिसीव पेमेंट इन मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स दैट दे वांट। तो हर कोई ये चाहता है कि उसको जो पेमेंट है, जो भुगतान है, वो पैसे में मिले। यानी अगर कोई सामान वो बेच रहा है तो चाहेगा उसके बदले हमको पैसा मिले, या कोई सर्विस दे रहा है तो उसके बदले भी वो चाहेगा कि हमको पैसा मिले, ताकि जब हमको पैसा मिल जाएगा तो उस पैसे से जो हमको लेना होगा, जो हमारी जरूरत होगी, वो हम खरीद सकते हैं। टेक द केस ऑफ शू मैन्युफैक्चरर। एक जूता बनाने वाले का केस हम लेते हैं। ही वॉन्ट्स टू सेल शूज इन द मार्केट एंड बाय वीट। वो जूता बनाता है और वो चाहता है कि उसका जूता बिके, और उसे गेहूं खरीदना है, उसको गेहूं की जरूरत है। द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शू दैट ही हैज प्रोड्यूस्ड फॉर मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट। तो जूता बनाने वाला क्या करेगा? सबसे पहले जूता बेचेगा, उसके बदले में वो पैसा लेगा। अब उस पैसे की मदद से वो गेहूं जाके खरीदेगा, यानी गेहूं वाले को वो पैसा देगा तो गेहूं वाला गेहूं देगा। ठीक। इमेजिन हाउ मच मोर डिफिकल्ट इट वुड बी इफ द शू मैन्युफैक्चरर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शूज फॉर वीट विदाउट द यूज ऑफ मनी। अब जरा कल्पना करिए और मान लीजिए कि पैसे वाला सिस्टम कोई है ही नहीं। अब जूता बनाने वाले को क्या करना है कि वो किसी को जूता देगा अपना, बदले में गेहूं लेगा। ही वुड हैव टू लुक फॉर अ वीट ग्रोइंग फार्मर हु नॉट ओनली वांट्स टू सेल वीट बट आल्सो वांट्स टू बाय द शू इन एक्सचेंज। अब उसको क्या करना पड़ेगा? जो जूता बना रहा है उसको ऐसे किसान को ढूंढना पड़ेगा जो गेहूं की खेती कर रहा है और वो अपना गेहूं बेचना चाह रहा है। और ये तो है कि गेहूं बेचना चाह रहा हो, साथ ही साथ उसको जूते की भी जरूरत हो, क्योंकि पैसे का सिस्टम है नहीं। ये जूता देगा, बदले में वो गेहूं देगा। तो ऐसे इंसान को ढूंढना कितना मुश्किल होगा। एक तो गेहूं वाले को जो गेहूं बेचना चाह रहा हो, दूसरा उस बेचने वाले को जूते की जरूरत हो।
दैट इज बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज। यानी दोनों पार्टीज को, यानी दोनों लोगों को, जूता बेचने वाले को और गेहूं बेचने वाले को एग्री करना पड़ेगा कि ठीक है, जूता वाला कहेगा कि हम आपका गेहूं ले लेंगे, आप मेरे जूते को खरीद लीजिए। गेहूं वाला भी कहेगा ठीक है, मैं अपना गेहूं बेच रहा हूं, आप बदले मुझे जूता दे दीजिए। तो दोनों का एग्रीमेंट होना जरूरी है। दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसी को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कोइंसिडेंस कहते हैं इत्तेफाक को, संयोग को। अब यहां डबल कोइंसिडेंस यूज किया गया है। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त हैं और दोनों एग्जाम देते हैं और एग्जाम में दोनों लोगों के मैथ्स के अंदर मार्क्स बराबर आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसका 90 मार्क्स आया तो उसके दोस्त का भी 90 मार्क्स आया, तो हम क्या कहेंगे कि एक कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है, यार दोनों दोस्त इतने अच्छे और दोनों का मार्क्स मैथ में बराबर है, हाँ बस चीटिंग ना किए हो। तो एक कोइंसिडेंस हो गया। अब अगर उनके साइंस में भी मार्क्स बराबर हो जाएं तो हम कहेंगे यार डबल कोइंसिडेंस है, यानी मैथ में भी बराबर है और साइंस में भी बराबर है। तो यहां पर भी इस केस में जो हमने जूते वाले और गेहूं वाले की बात कर रहे हैं, यहां पर भी डबल कोइंसिडेंस की जरूरत पड़ेगी। यानी जूता बनाने वाले को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसको गेहूं चाहिए, उसको गेहूं लेना है। तो इतनी सारी चीज बिक रही है, उसमें से गेहूं वाला मिल जाए, ये एक कोइंसिडेंस हो जाएगा। दूसरा चीज, उस गेहूं वाले को जिसको इसने ढूंढा है, उसको जूते की जरूरत हो, यह दूसरा कोइंसिडेंस है, क्योंकि वो अपना गेहूं काहे देगा? अगर मान लीजिए जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, गेहूं वाला कह रहा है आई डोंट नीड शूज, आई नीड क्लोथ्स। अगर वो कहे कि मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे जूता नहीं चाहिए, तो जूते के बदले गेहूं थोड़ी ना देगा वो, उसको तो कपड़ा चाहिए कि ठीक है कपड़ा दोगे तब हम गेहूं देंगे। तो यहां डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता है। व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है, तो ये ऐसा केस होता है जहां एक आदमी जो चीज बेचना चाह रहा है, अगला बंदा वही चीज खरीदना चाह रहा हो। यानी जूता बेचने वाला जूता बेचना चाह रहा है और गेहूं वाला गेहूं खरीदना चाह रहा है, तो इसे कहेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। In a barter system where goods are directly exchanged without the use of money, double coincidence of wants is an essential feature. तो अब एक बार्टर सिस्टम क्या है? यहां पर सामान का, गुड्स का डायरेक्ट एक्सचेंज होता है बिना पैसे के इस्तेमाल के। यानी चावल दो तो हम कपड़ा देंगे, कपड़ा दो तो हम जूता देंगे, जूता दो तो हम तेल देंगे। तो ये जो सामान के बदले सामान वाला सिस्टम होता है, इसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। यहां पैसे का लेन देन नहीं होता। तो यहां क्या बात कही जा रही है कि बार्टर सिस्टम के अंदर ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी फीचर है। यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होगा तो बार्टर सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा। यानी अगर गेहूं बेचने वाले को जूते की जरूरत नहीं होगी तो जूता बनाने वाला अपना जूता नहीं बेच पाएगा और ना ही वो गेहूं खरीद पाएगा। तो दोनों लोगों का एक दूसरे का सामान लेने के लिए तैयार होना जरूरी है। अब ये एक और डायग्राम है, मिट्टी का बर्तन बना रहा है। ये कह रहा है आई वॉन्ट शूज बट आई डोंट हैव व्हीट। तब ये तीनों लोग हैं जो फंसे हुए हैं। तीनों लोगों के पास सामान है और एक दूसरे की जरूरत का सामान है, लेकिन बेच नहीं पा रहे हैं। यानी ये जो बर्तन बना रहा है, ये कह रहा है कि भैया हमको जूते की जरूरत है, हमको जूता दे दो, लेकिन हमारे पास गेहूं नहीं है, बर्तन ले लो। तो जूता वाला कहेगा बर्तन नहीं चाहिए यार, गेहूं चाहिए। गेहूं वाला कह रहा है हमको जूता नहीं चाहिए, कपड़ा चाहिए। In contrast, in an economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminates the need for double coincidence of wants. वहीं एक ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी इकोनॉमी यानी सिंपल लैंग्वेज में पैसे के लेन देन से जो जुड़ी हो, तो इकोनॉमी के अंदर क्या होता है? पैसे का इस्तेमाल होता है। तो वहां पैसा क्या करता है? एक और स्टेप बीच में ऐड कर देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी क्रूशियल, इंटरमीडिएट यानी बीच का स्टेप ऐड हो जाता है। जिससे फायदा क्या होता है? ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जरूरत है उसे एलिमिनेट करना पड़ता है, यानी डिलीट हो जाता है। अब मनी बीच में कैसे आता है? जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, जूता बेचने वाला पहले जूता बेचेगा, उससे पैसा मिलेगा, उस पैसे से वो गेहूं खरीद लेगा। तो इसमें एक स्टेप बढ़ गया, यानी जूता पहले पैसे में कन्वर्ट हो रहा है, फिर पैसे से गेहूं में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक इंटरमीडिएट अलग से स्टेप आ गया इसमें। लेकिन ये कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाली प्रॉब्लम हमारी दूर हो गई है। It is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy his shoes at the same time sell him wheat. तो पैसे के आ जाने की वजह से यह फायदा हुआ है कि अब जूता बनाने वाले को ऐसे फार्मर को ढूंढने की जरूरत नहीं है जो गेहूं दे और जूता खरीद ले। All he has to do is find a buyer for his shoes. उसको सिर्फ
अपना जूता बेचने वाला चाहिए कि मेरा कोई जूता खरीद ले बस। Once he has exchanged his shoes for money, he can purchase wheat or any other commodities in the market. तो उसने जब जूता उसका बिक जाएगा, उसके हाथ पैसा आ जाएगा, तो वो पैसा लेके मार्केट में जाएगा, कहीं से भी गेहूं खरीद सकता है या और भी जो चीज वो चाहता है वो खरीद सकता है। Since money act as an intermediate in the exchange process, it is called medium of exchange. तो मनी को क्या कहा जाता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि ये इंटरमीडिएट बीच का स्टेप बनकर आता है किसी भी सामान को खरीदने या बेचने में। पहले उस सामान को बेचेगा, उसके बदले पैसा लेगा, अब उस पैसे से दूसरा सामान लेगा। ओके, तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है और मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ओके, थैंक यू।